आप नेताजी नेताजी करें, नेताजी तो आप खुद बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव झुंझुनू में जो सीट है हाँ। विजेंद्र ओला वाली, वहाँ से उपचुनाव है, वहाँ आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये विजेंद्र ओला जी की सीट ना तो उनके बाप की बाप होती है, ना किसी और के बाप की बाप होती है। सीट किसी की नहीं होती, सीट जनता की है। गोविंद डोटासरा भी वो तेजा सुपर टुपर कर वो गमछे लगा के यूं हिला के डांस करके, फिर डोटासरा भी आपके कैसे कॉम्पीट करोगे आप? देखो, तेजा सुपर डुपर करते हैं ना, वो तेजा सुपर डुपर ने ही तो सिस्टम बिगाड़ा है। आज तक डोटासरा जी ने क्या दे दिया झुंझुनू को? सरकार में किस तरह के काम हो रहे हैं और क्या लगता है चेंज होना चाहिए? कि किसी नेताजी के फोन से आप 10, 20, 30 बोनस अंक आपको मिल जाएंगे, बैकडोर एंट्री हो गई आपकी। मैं कह रहा हूँ कुएं में भांग वाला काम है और पूरी दाल की दाल खाली है। ये ईओ आरोप पे क्या कहना? ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पोस्ट भी है। पूरा सिस्टम का सिस्टम बिक जाएगा। आपने थानादार बेच दिए, आपने ईओआरओ बेच दिए, आपने टीचर्स की भर्तियां बेच दी। इसके लिए भी सवाल उठते हैं कि हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ दिया। अशोक गहलोत सरकार में उन्होंने सिंगल आंदोलन अशोक गहलोत जी के खिलाफ नहीं किया, जरूर वो केंद्र सरकार के खिलाफ। तो आपको नेता बनाया नहीं, हमने नेता बनाया हनुमान बेनीवाल जी को। वसुंधरा जी से क्या लड़ाई थी? हमने एक ही नारा लगाया था, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। में एक मुकदमा गुड्डा जी पे भी दर्ज होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। अब वो लाल डायरी भी आज तक सामने नहीं आई। हुड्डा भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से, आप कैसे? जी बिल्कुल। वो वहां से उदयपुर वाटी को क्या है, उन्होंने वाशिंगटन बना दिया जैसे। तो अब क्या है, वो झुंझुनू को वाशिंगटन बनाने आ रहे हैं। मतलब जो गंदगी उन्होंने उदयपुर वाटी में फैलाई थी, अब उनका प्लान है कि झुंझुनू में भी वो गंदगी फैला दी जाए। जाट राजपूत चुनाव में हुआ, ये आपको लगता है कि इससे हिंदू समाज पर, सनातन पर नुकसान हुआ है? चुनाव तो ये लोग जीत के चले जाते हैं। कांग्रेस वाला बीजेपी में भी चला जाएगा आधी रात को, और बीजेपी वाला कांग्रेस में भी चला जाएगा आने वाले टाइम में। वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे पोस्टर मत लगाओ, सब पोस्टर लगा के नेता बनता है, आपको पोस्टर लगा के नेता नहीं। आज तक रहे नेता उस जातिगत आधार पे टिकट लेके आते हैं या अपनी चाटुकारिता के आधार पे विजेंद्र ओला जनता का सांसद के चुनाव में वहीं आराम से बैठे बैठे जातिगत समीकरण के हिसाब से जीत गए। जिसमें योग्यता होती थी वो सेना जीत लेती थी उस गढ़ को। ईओ आरोप का पेपर लीक होता है, आरोपी कब जेल में जाएंगे? बच्चे लगातार सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं, आपका क्या कहना है? हर एक थाने में अगर एक एक ऐसा ही फर्जी तरीके से घुसता तो ये आगे भविष्य में क्या करते? ये इन थानों के संग्रह पेपर जो था उनको लीक खुद करते। जो पेपर लीक हुआ, इसमें छोटे मोटे लोग तो गिरफ्तार हो रहे हैं, मगरमच्छ कब गिरफ्तार होंगे? कि 50% के लगभग ऐसा ही जो है इसमें जो है पकड़े जा चुके। युवा एक्शन चाहता है, बहुत ज्यादा परेशान है कि, और आज जो सरकार बनी है उस पर का भी सबसे अगर कोई अहम कारण रहा तो वो पेपर लीक और भ्रष्टाचार रहा। नमस्कार, आप सभी का भारत रफ्तार में स्वागत है। इस जेजे शो में हम पॉडकास्ट करते हैं और आपको हर बार एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भरत बेनीवाल, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं और बेरोजगारों की आवाज़ लंबे अरसे से उठा रहे हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भरत जी, ये आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूथ टकटकी निगाहें लगाकर इस बात को देख रहा है कि एसआई भर्ती जो पेपर लीक हुआ, इसमें छोटे मोटे लोग तो गिरफ्तार हो रहे हैं, मगरमच्छ कब गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल, हमने काफ़ी समय से इस पे आंदोलन भी किया। पूर्व जो गहलोत सरकार थी उसके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला और सड़कों पे भी आए हम और न्यायालय तक भी इस मामले को लेकर गए। किंतु इसका मुख्य रूप से खुलासा जो इसी वर्तमान सरकार में हुआ और काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। यहाँ तक कि ये मान लीजिए कि 50% के लगभग ऐसा ही जो है इसमें जो है पकड़े जा चुके हैं और उन पे जो है साफ पता लग चुका है कि ये लोग पेपर जो वायरल हुआ या जो भी पेपर लीक हुआ, जो भी इसमें घोटाला हुआ उसमें लिप्त थे। बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि बिना बड़े लोगों के मिले हुए ये ऐसा ही जो भर्ती घोटाला इतना बड़ा संभव ही नहीं था। लेकिन अभी तक भी इसमें बड़े लोग नहीं पकड़े गए। ये थोड़ा सोचने का विषय है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस पर अच्छा काम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो। हालांकि इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है कि ऐसा ही भर्ती को अब रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन हो, क्योंकि युवा एक्शन चाहता है, बहुत ज्यादा परेशान है। काफी भर्तियों में पेपर लीक हुए थे। आप देखिए, रीट के खिलाफ भी हमने आंदोलन किया था, उस वक्त भी हमने कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। पैरामेडिकल भर्ती जो थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें मैंने खुद, मेरे नाम से एफआईआर दर्ज है जो मैंने खुद करा रखी है। और बहुत सारे ऐसे जो भर्तियां थी, हर एक में हमने पेपर लीक का बहुत बड़ा आंदोलन किया। और आज जो सरकार बनी है उस पर का भी सबसे अगर कोई अहम कारण रहा तो वो पेपर लीक और भ्रष्टाचार रहा।
ऐसे में भजन लाल जी से उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो है पेपर लीक और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नए कानून के तहत कार्रवाई हो, तब जाकर युवाओं के मन में ये श्योरिटी होगी कि हाँ वास्तव में हमने जो सरकार को जिसको बनाया है वास्तव में वो हमारे लिए फेथफुल रही और हमारे विश्वसनीय सरकार है, तभी विश्वसनीयता बन पाएगी सरकार की। भरत जी, भजन लाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। एसआई भर्ती में कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, बिल्कुल। लेकिन यूथ में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि बड़े लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। हालांकि रायका गिरफ्तार हो चुके हैं, रायका से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन आरपीएससी के और भी सदस्य हैं, आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन पे भी आरोप लगे थे। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मांग हमने जो उठाई थी, पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ भी उस टाइम बहुत बड़ा आंदोलन किया था और अभी भी वर्तमान में भी और केंद्र तक हम इस चीज को भेज चुके हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के नाम भी अभी थोड़े दिन पहले हमने ज्ञापन दिया है कि भी जो आरपीएससी है और अधीनस्थ बोर्ड जो है बना हुआ है, जो भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की पूरी करवाते हैं भर्तियां, उन सभी जो संस्थाएं दोनों की दोनों, उन दोनों संस्थाओं से ही एक तो सारी उन्हीं के अंडर में एग्जाम्स कराए जाएं, क्योंकि ये अलग से जो कराते हैं इनमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। इन दोनों के अलावा भी कई संस्थाएं ऐसी जो परीक्षाएं करवा रही हैं, लेकिन उनमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं। जैसे मेडिकल की भर्तियां करा रहा है सिफू, अब वो भर्तियां सारी की सारी मेरिट आधार पे कर रखी है, तो वो सारी मेरिट आधार पे कर रखे, तो बाहर से जो है 12th की मार्कशीटें, डिग्रियां जो है 90% से ऊपर की परसेंटेज बन के डिग्रियां बनवा लाते हैं। तो इस तरह की कम से कम 10-10 भर्तियां वो सिफू करवा रहा है और कोई उसके पास कोई वो नहीं है कि पावर हो कि वो भर्तियां कराए। एक नॉर्मल सी संस्था है जिसका काम है सिर्फ प्रशिक्षण करवाना। तो जो भर्तियां हैं वो तो पहले तो इनके अंडर में ली जाए, प्लस जो आरपीएससी है और अधीनस्थ बोर्ड है, इनके जो चेयरमैन और जो मेंबर्स जो लिए जाते हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो राजनीतिक कतई नहीं होनी चाहिए। जिस सरकार में आप देखिए जो सरकार पावर में आई है, तो वो राजनीतिक नियुक्ति करेगी चेयरमैन की, तो वो अपने आदमी की करेगी और अपने व्यक्ति की को चेयरमैन बनाएगी। तो मान लीजिए आज कांग्रेस की सरकार है तो उसका चेयरमैन उन्होंने बनाया, अब वो कांग्रेस के जो किसी बड़े नेता का फोन आ गया या किसी और का फोन आ गया, उस मेंबर के पास आ गया, चेयरमैन के पास आ गया, तो वो लोग ऑटोमेटिकली दबाव बना के उन पे जो है भ्रष्टाचार करवा सकते हैं इजीली। और ऐसे में जो है इन चीजों को रोकने के लिए एक तो राजनीतिक नियुक्तियां जो है पूर्णतया निरस्त होनी चाहिए, यूपीएससी की तर्ज पे जो है परीक्षाएं होनी चाहिए। और जो है राजनीतिक नियुक्ति में भी आप ये ध्यान रखिए कि जिस आईएएस या आईपीएस को आप लीजिए जो वर्तमान में इस सरकार में अभी कार्यरत है और जो 15 साल कम से कम उसकी ड्यूटी बची हुई हो, 10 से 15 साल बची हुई हो लास्ट की, और उसकी अच्छी सर्विस ईमानदारी से निकली हो, जैसे दिनेश एमन जी हैं, इस तरह के ईमानदार जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों की आप नियुक्ति कीजिए और आराम से आप करवा सकते हैं बहुत अच्छे से। यूपीएससी भी तो कराई रही है ना काफी, उस पर बहुत कम आरोप लगे हैं, लेकिन इन सिस्टमों को हमें बदलना पड़ेगा। ये 1952 में 1949 या शायद 1952 के करीब ये जो है आरपीएससी का गठन हुआ था और उस समय से जो है इसमें चला हुआ आ रहा है ये। तो अब जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशंस भी कई बदलने पड़े, क्योंकि उस वक्त तो क्या है भर्तियों जब होती थी तो जो पेपर फाइट करने वाले लोग ही पद ही खाली चले जाया करते थे। और अब जो है आप देखिए अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कई गुना अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट करते हैं एक ही भर्ती के अंदर। तो उस समय में और अब में बहुत परिवर्तन आ गया और उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमें रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, हमारे जो शिक्षा नीतियां हैं वो भी चेंज करनी पड़ेंगी और बहुत कुछ बदलाव हम लोगों को लाने पड़ेंगे। जी, ईओआरओ का पेपर लीक होता है, बिल्कुल, और ओएमआर शीट सामने आती है, बच्चे इतने परेशान है ईओआरओ की जिन्होंने तैयारी की, कोई किसान का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, मतलब बहुत परेशान है वो लोग। ये पेपर रद्द होगा, आरोपी कब जेल में जाएंगे, बच्चे लगातार सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप भी एक किसान के पुत्र हैं, क्या दर्द है आपका? जी देखिए, जो बच्चे हैं किसानों के हों, चाहे जनरल के आर्थिक वर्ग के बच्चे हो, एससी एसटी के बच्चे हो, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हो, सबसे पहले तो जो लोन पे ले लेके बेचारे बच्चे अपना अध्ययन करते हैं और ऐसे में जो है यहाँ आके उनके साथ इतनी बड़ी चीटिंग होती है। आप देखिए ऐसा ही भर्ती थी, आप अभी अपनी बात हुई, एक बात देखिए, हर एक थाने में अगर एक एक ऐसा ही फर्जी तरीके से घुसता और आने वाले टाइम में जो है जो सेफ्टी के लिए थानों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस स्कूल में ये एग्जाम सेंटर है और इस पेपर की आप निगरानी रखेंगे। अब आप देखिए वो थानेदार
उन्हीं की निगरानी में अब आगे चल के पेपर्स होते। तो 50-50 लाख में सुना है कि भाई ये पेपर जो पूरा ऐसा ही बने ये लोग, तो ये आगे भविष्य में क्या करते? ये इन थानों के संग्रह पेपर जो था उनको लीक खुद करते। तो ये ईओ आरोप पे क्या कहना है? ईओ आरोपी यही कहना है कि उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मामले में भी कार्रवाई नहीं, क्योंकि ईओ आरोप में अभी तक ढंग से कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई है, और पेपर लीक का भी स्पष्ट है, और बहुत पावर की पोस्ट है एक तरीके से, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पोस्ट भी है, क्योंकि ईओ आरओ पोस्ट की पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं आज, वो चाहे नगर नियमन से रिलेटेड और जितना भी जो काम होता है वो सारा इन्हीं के जरिए से होता है, और ऐसे में जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्हीं जो पोस्टों के द्वारा किया जाता है, और वही लोग अगर भ्रष्टाचार से आ रहे हैं इन पोस्ट पे, तो 100% आप मानिए कि आगे भविष्य में आने वाले वक्त में जमीनों पे कब्जे से लेके सब तरीके के काम जो है उनको अंजाम ये लोग देंगे, और बहुत बड़ा पद है, आप इसमें कतई कोताही नहीं बरतें, क्योंकि इस तरह से तो पूरा सिस्टम का सिस्टम बिक जाएगा। आपने थानादार बेच दिए, आपने ईओआरओ बेच दिए, आपने टीचर्स की भर्तियां बेच दी, रीट से लेके जो बच्चा रीट से, मान लीजिए रीट या किसी शिक्षक भर्ती के जरिए सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर लीक हुआ था, हमने मुद्दा उठाया, निरस्त कर दिया, दोबारा परीक्षा हुई। ऐसे टीचर्स आप स्कूलों में आएंगे, आप बताइए बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो? आज आप उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेने चाहिए, किस तरह के से एडमिशन लें लोग? इस तरह से पेपर लीक से आए हुए टीचर्स क्या पढ़ाएंगे, आप सोचिए इन बच्चों को। इसीलिए आज प्राइवेट जो शिक्षा है वो उसका माहौल और मजबूत होता जा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में लोग एडमिशन लेना ज्यादा उचित समझा है, क्योंकि आपने सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम ही नहीं कर रखा। आपने सोच यही रखा है कि हाँ ठीक है, भर्तियां करनी है हमें, इसलिए भर्तियां करनी है क्योंकि हमें वोट लेने हैं। तो इस तरीके का जो माहौल है। तो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र नेता रहे हैं, लगातार मेडिकल क्षेत्र में आपने काम किया है, आपका खुद का अध्ययन भी मेडिकल क्षेत्र में हुआ है। अभी सरकार में किस तरह के काम हो रहे हैं और क्या लगता है चेंज होना चाहिए? जी देखिए, मेडिकल क्षेत्र में भी बड़े बदलाव होने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भी जितनी भर्तियां उनमें सब में भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप देखेंगे तो मतलब जो मैंने अभी सिफू के जरिए से भर्तियां की बात कही, वो मेरिट आधार पे करके इनको लिखित परीक्षा से करानी चाहिए, जिसमें योग्यता होगी वो आगे आ जाएगा। प्लस आप बैकडोर एंट्री करवाते हैं, जैसे संविदा, प्लेसमेंट एजेंसीज, एनजीओज, इनके थ्रू क्या है, लोग पहले तो जो है नौकरियां लग जाते हैं 7-7, 8-8 हजार की, फिर उनको बोनस अंक 1 साल के 10 मिल जाते हैं। तो आपने रूल ये बना रखा है कि 3 साल के 30 बोनस अंक दे दिए जाएंगे, और फिर जो है 12th और डिग्री या डिप्लोमा जिसके अंदर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसकी मेरिट बनेगी, तो वो 30 बोनस अंक मिलते ही आप एक तरफा आगे हो जाएंगे। यानी कि किसी नेताजी के फोन से आप 10, 20, 30 बोनस अंक आपको मिल जाएंगे, बैकडोर एंट्री हो गई आपकी। तो इस तरह के रूल्स आपने बना रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा, मैं कह रहा हूं, कुएं में भांग वाला काम है, और पूरी दाल की दाल खाली है, और इतने बड़े भ्रष्टाचार को रोकना बहुत आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री जो आए, लगता है कि भाई उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब तो चलो चुनाव चल रहे थे, पहले लोकसभा चुनाव थे, पहले विधानसभा चुनाव आ गए थे, अब वापस विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। भरत जी एक बात बताइए, बिल्कुल, आप नेताजी करें, नेताजी तो आप खुद बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपका नाम चल रहा था, अब विधानसभा चुनाव झुंझुनू में जो सीट है, हाँ, विजेंद्र ओला वाली, वहां से उपचुनाव है, वहां आप तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से देखते हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं? जी देखिए, हम तो इसीलिए कि भी जब हमने युवाओं के मुद्दे उठाए, पेपर लीक होता था, कोई नेता हमारे पक्ष में ज्यादा नहीं आते थे, गिने चुने नेता जो थे हमारा समर्थन करते थे। लेकिन जैसे भर्तियों के लिए हम आंदोलन करते थे, 2 लाख से ऊपर भर्तियां हमने आंदोलन करके करवाई, और युवाओं के विभिन्न जुड़े हुए मुद्दों पे हमने काम किया। भ्रष्टाचार ले लीजिए आप, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे हमने बड़े बड़े इंसेंटिव, जो सैलरीज के इश्यूज होते थे उनमें, प्लस बड़े बड़े टेंडर्स जो मेडिकल विभाग के होते थे उनके खिलाफ हमने खूब आंदोलन किए, और खूब मैं मेरे खुद के जिले में झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज लेके आया आंदोलन करके। तो हमने देखा कि अब आप विजेंद्र ओला जी का ले लीजिए, जैसे आपने बताया अभी विजेंद्र ओला जी की सीट, तो ये विजेंद्र ओला जी की सीट ना तो उनके बाप की बाप होती है, ना किसी और के बाप की बाप होती है। सीट किसी की नहीं होती, सीट जनता की है, जनता वोट देगी तो वो सीट जो है उसको जिताकर भेजेंगे। गढ़ तो उनका ही है, वो तो गढ़ में क्या प्लानिंग, कैसे जीतेंगे आप? बिल्कुल, देखिए गढ़ पहले भी ऐसा ही हुआ करते थे। अब गढ़ हुआ करते थे पहले, तो जिसमें दम होता था और जो योग्य होता था वो उस गढ़ पे जीत हासिल करता था। क्या योग्यता है? योग्यता मैंने युवाओं के लिए काम किया है, स्थानीय क्षेत्र में जो मुद्दे हैं मेडिकल कॉलेज में लेकर आए। आज आप देखिए मेरे झुंझुनू के प्रत्येक नागरिक को कितनी समस्याएं होती थी। आप देखिए वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, इमरजेंसी मान लो हार्ट अटैक आ गया, तो कोई बड़े डॉक्टर्स वहां पे उपलब्ध नहीं थे।
ऐसे में जो है वहां से जो है गाड़ियां सीधा रेफर करते थे, एम्बुलेंस लेके और जयपुर के लिए रेफर करते थे। आप देखिए 3 घंटे लग जाते हैं जयपुर तक आने में। अब अगर मेडिकल कॉलेज खुला है तो एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 430 बेड का हॉस्पिटल चाहिए और बड़े बड़े उसमें सर्जन प्रोफेसर कुछ लिया है, उसके हाँ। बाद भी भाजपा नहीं जीत पाई वहां से लोकसभा चुनाव। जी देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने उस वक्त इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं था, उस वक्त मैं पार्टी में निर्दलीय चल रहा था ज्यादा करके, और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ही हमने कुछ दिन पहले ही भाजपा को एक तरीके से ज्वाइन किया था और उसके बाद में सक्रियता ज्यादा हुई है। अगर हम उस वक्त होते लोकसभा में, आपको भी पता है कि भी उस वक्त शुभकर्ण जी और मेरा दो का नाम जो था लास्ट में ऊपर तक गया था और अंत में हमें तो ये लगा था कि भी हाँ टिकट भी हो सकता है। हमें बोला गया था कि भी आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है झुंझुनू से। मैंने तैयारी भी अच्छे से की थी, लोकसभा के हिसाब से ही की थी, क्योंकि जो शुरू में जो है जातिगत समीकरण, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का चाहे देश का कि जातिगत समीकरण देखने पड़ते हैं हमें विकास के समीकरण नहीं देख। गुड्डा भी तैयारी कर रहे हैं वहां से, आप कैसे जी बिल्कुल, राजेंद्र गुड्डा जी तो उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ते थे। अब वो वहां से उदयपुर वाटी को क्या है उन्होंने वाशिंगटन बना दिया जैसे, तो अब क्या है वो झुंझुनू को वाशिंगटन बनाने आ रहे हैं। मतलब वो अपने आप में ये कह रहे हैं कि मैं झुंझुनू को बदल दूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि उसने ये कर दिया, वो जाति ऐसे करती है, ये जाति ऐसे करती है। तो जो गंदगी उन्होंने उदयपुर वाटी में फैलाई थी, अब उनका प्लान है कि झुंझुनू में भी वो गंदगी फैला दी जाए। तो वो गंदगी यहाँ का जो युवा है, करप्शन का मुद्दा मैंने उठाया, लाल डायरी फलाना लाल डायरी, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो उसमें गुड्डा जी, अब लाल डायरी का नाम लेना बंद कर दिया गुड्डा जी ने। क्यों? तो उस लिए ही मैं कह रहा हूं आपको कि इसमें एक मुकदमा गुड्डा जी पे भी दर्ज होना चाहिए। क्यों? राजेंद्र सिंह गुड्डा जी पे भी इसलिए होना चाहिए कि आप देखिए राजेंद्र गुड्डा जी कह रहे हैं कि लाल डायरी थी, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, इतने भ्रष्टाचार थे, ये थे वो थे। तो अब वो लाल डायरी भी आज तक सामने नहीं आई। भाई ऐसी लाल डायरी थी, बोले मैं लाऊंगा, सामने लाऊंगा, आज तक तो वो लाल डायरी सामने आई नहीं। तो या तो ब्लैकमेल किया, हाँ ब्लैकमेल किया, जो भी किया, लेकिन उस लाल डायरी, क्लियर बोलो ना आप, जो बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकमेलिंग ही हुई एक तरीके से। और दूसरा जो है गुड्डा जी ने, आप मान लीजिए कि भाई उस लाल डायरी का मुद्दा उठाया, तो अब कहां गई वो लाल डायरी? आप लाल डायरी लाइए ना, और क्यों जनता को हर बार भ्रमित करते रहते हैं? जाट राजपूतों को लड़वाना का काम है आपका। जी आपके लिए भी सवाल उठते हैं कि हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ दिया आपने। देखिए एक बात बताइए, जब आज से 5 साल पहले मैंने साथ छोड़ा था, 4.5 साल पहले, और 3-4 साल मैंने काम किया साथ में। मैंने किसानों की जो बड़ी रैलियां हुई, मैंने पार्टी बनने के बाद मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं रहा था। किसानों की बड़ी रैलियां हुई तब तक मैं साथ था। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि किसानों के मुद्दों की बात थी। अशोक गहलोत सरकार में उन्होंने सिंगल आंदोलन अशोक गहलोत जी के खिलाफ नहीं किया। जब किसानों को आप बताइए 4 साल में अशोक गहलोत जी ने ऐसा क्या दिया? कुछ भी नहीं मिला किसानों को। और किसान बिल वाले मामले में जरूर वो केंद्र सरकार के खिलाफ। तो आपको नेता बनाया नहीं, हमने नेता बनाया हनुमान बेनीवाल जी को जब भी बनाया था। तो ये कहते हैं मेरी गाड़ी में जिसको बैठाता हूँ वो नेता बन जाता है। वो तो देखिए जितने नेता बने वो सबके लिए यही बोलते होंगे, लेकिन आज तक बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने मेरे दम पे संघर्ष किया। आज तक जितनी भर्तियां हुई उनके लिए आंदोलन हमने किया। सिंगल बार वो हमारे साथ नहीं आए कभी आंदोलन में। उनको जो है जाट जितने भी हैं, मैं जातिवाद से कतई दूर रहता हूं। किसान कौम से रिलेटेड हो चाहे जाटों से रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति भी अगर है तो वो उनसे दूर हो जाता है, अपने आप दूर कर देते हैं वो। क्योंकि उनको लगता है कि वो अनसेफ्टी फेल करते हैं कि भी दूसरा व्यक्ति जो है इस तरीके का, जो बेनीवाल वर्ड आगे लगा हुआ हो या कोई चौधरी लगा हुआ हो, जाट हो या किसान कौम का हो कोई भी, वो आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अनसेफ्टी फील करता है कि ये मेरे को क्रॉस नहीं कर जाए। 18 के चुनाव में आपने वसुंधरा राजे का विरोध क्यों किया था? वसुंधरा जी से क्या लड़ाई थी आपकी? जी वसुंधरा जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। 8 महीने से मैडम हमसे मिल नहीं रहे थे। हमने बहुत बार कोशिश की कि भाई हमारी जो डिमांड्स हैं बेरोजगार युवाओं की, हमने लिखित परीक्षा से भर्तियां कराने के लेकर, नई भर्तियां निकालने को लेकर, बहुत सारी अटकी हुई भर्तियां थी उनको पूरा करने को लेकर काफी संघर्ष किया कि कैसे भी जो है वसुंधरा जी हमसे मिले। लेकिन जब झुंझुनू में वो आए तो हमने एक ही नारा लगाया था, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। ये एक नारा जो वायरल भी बहुत हुआ, पूरे इंडिया लेवल पे वायरल हुआ। तो हमने कोई वसुंधरा जी का विरोध नहीं किया था, वो हमसे मिल नहीं रही थी। हमने प्रयास किया कि कैसे भी करके वो हमसे मिले, बस हमने बहुत कोशिश की, अंत में नहीं मिली तो हमें इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, ताकि एक मोदी जी तक भी मैसेज जाए कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बेरोजगार युवा हो चाहे राजस्थान के ऐसे युवा हो जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उनकी अगर बात ही नहीं रखी जा सकती है तो आप एक बताओ कैसे चुनाव जीतोगे? मतलब सचिन पायलट का प्रभाव है वहां पर,
विजेंद्र ओला और सचिन पायलट कहते हैं कि ओला जी रात को भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और दूसरी चीज़ वहाँ पर ये भी है कि भाई गोविंद डोटासरा भी वो तेजा सुपर डुपर कर कर वो गमछे लगा के यूं हिला हिला के डांस करके, फिर डोटासरा भी आपके कैसे कॉम्पीट करोगे आप? देखिए, डोटासरा जी जो तेजा सुपर डुपर करते हैं ना, वो तेजा सुपर डुपर ने ही तो सिस्टम बिगाड़ा है। आज जाट राजपूत भाइयों में आपस में ये लड़ाई करवा देते हैं, लेकिन भला किसी का नहीं करते। सारी जातियां सभी को एकजुट करने के लिए हमने जाति तोड़ो देश जोड़ो का एक अभियान चला रखा है। आप एक बात बताइए, आज तक डोटासरा जी ने क्या दे दिया झुंझुनू को? विजेंद्र ओला जी ने क्या दे दिया? 70 साल में हमारे से आगे, आज बाड़मेर ले लो, आप चूरू ले लो, आसपास के जितने भी जिले हैं वो सब ले लो, सब हमसे आगे निकल गए। लेकिन झुंझुनू आज वहीं का वहीं है। आज झुंझुनू के लोग बहुत आगे बढ़ गए, सब सरकारी नौकरियों में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर तरह से आगे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से हमें इतना कमजोर हो गए कि यार सिद्धो है विजेंद्र ओलो ये, और दूसरे जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनसे ये देखते हैं कि चलो ये बदमाशों से तो ये सीधा ही सही है। लेकिन इस सीधे सीधे के चक्कर में जो है झुंझुनू ने वो खो दिया जो कभी सोचा नहीं था। सार्वजनिक विकास के नाम पे सिंगल काम नहीं हुआ। जो काम हुए, मेडिकल कॉलेज आया है वो मैंने मेरे मेडिकल एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट रहते हुए मैंने मेरे दम पे इतना काम किया। यात्रा क्या निकाल रहे हैं? बिल्कुल, जन संकल्प यात्रा अभी चल रही है हमारी, जिसमें हमने हर एक जगह के जो ग्राम पंचायतों के, वार्ड स्तर के, शहर और ग्रामीण स्तर के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको हमने साथ में लिया है। प्लस सबसे बड़े जो मुद्दे थे हमारे, जैसे रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए जो काफी समय से अटका पड़ा है, नेशनल हाईवे का काम अटका पड़ा है। मैं नितिन गडकरी जी से मिल के आया था, तब जाके हम लोगों ने जो है काफी हद तक नेशनल हाईवे ही नहीं था झुंझुनू में, वो शुरू हुआ। हमने क्या डेमोबाजी नहीं की, हमने अपनी धरातल पे मेहनत की। आप सोशल मीडिया मेरी खोल के देखेंगे तो नेशनल हाईवे, मेडिकल कॉलेज, अभी रेलवे का जो काम शुरू होने जा रहा है रेलवे स्टेशन का पिलानी में। झुंझुनू के जब मैंने लोकसभा की तैयारी की थी तो मैंने अश्विनी वैष्णव जी से एक बार ही मिला था, और उसी में उन्होंने बोले मेरे पास कभी डिमांड ही नहीं आई। तो हमारे नेता इतने कमजोर हैं, ऊपर तक कभी डिमांड ही नहीं पहुंचा पाते। फिर बिल्कुल डिमांड तो अब हमारे हम लेके आएंगे आपकी चाय। फिर आप देखिए, युवाओं के मुद्दों पे हमने काम किया। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पे हमसे युवा जुड़े हुए हैं। वो खुद चाहते हैं, मैं नहीं लड़ना चाहता चुनाव मुझे मेरे युवा लड़ा रहे हैं, मेरी झुंझुनू की जनता लड़वा रही है। कि आज तक कोई ऐसा फेस नहीं आया झुंझुनू में जो रियल में कोई लड़ पाए चुनाव और इन लोगों को जो है जवाब दे पाए अपने काम से। हमने अपने काम से जवाब दिया, और आज मेरे को राजनीतिक और संवैधानिक। पायलट के वो करीबी हैं, कैसे कॉम्पीट करेंगे? मेरा सवाल आप स्किप कर गए। देखिए, सचिन पायलट जी के करीबी होंगे, मान लिया बात, लेकिन सचिन पायलट जी का जरूरी थोड़ा ना है वहां पे कोई वोट बैंक है। सचिन पायलट जी के वोट बैंक से प्रभावित नहीं है झुंझुनू क्या है, एक समीकरण जो बना हुआ है झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का। समीकरण ये बना हुआ है कि 45,000 मुस्लिम भाई हैं, लगभग 30,000 के करीब SC ST जो है वो है, साथ में 70-75,000 जो है जाट वोट बैंक है। अब उसमें से उस वक्त जब परिसीमन लागू हुआ था, पिछला परिसीमन जब लागू हुआ था, तो उस टाइम शीशराम ओला जी जिंदा थे और केंद्रीय मंत्री थे कैबिनेट में। उन्होंने परिसीमन के दौरान इस तरह से सिस्टम बिठा दिया कि आप देखिए झुंझुनू, प्रॉपर झुंझुनू जो है उसके सब तरफ की रोडें हैं, उन पे 2-2, 3-3 किलोमीटर में विधानसभा क्षेत्र जो है उसके रेडियस में खत्म हो जाता है, और एक ही साइड में यूं लंबाई में पूरा विधानसभा क्षेत्र जाता है। वो वहां जाता है जहां जहां कांग्रेस का ही माइंडेड लोगों का जो वोट बैंक था वो था। वो भी तो डाइवर्ट हो गया इतने दिन में, क्योंकि काम ही नहीं हुआ। भरत जी ये बताइए, जाट राजपूत इस चुनाव में हुआ, चाहे रविंद्र भाटी ने किया हो, चाहे वहां पे वो एक कांग्रेस के नेता हैं बाड़मेर के, क्या नाम है उनका, हरीश चौधरी ने किया हो, और कुछ आरोप राजेंद्र राठौड़ पे भी लगते हैं, कुछ गोविंद डोटासरा पे, इस शेखावटी के लगे। ये आपको लगता है कि इससे हिंदू समाज पर, सनातन पर नुकसान हुआ है? अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो इसको एक कैसे करेंगे? जी देखिए, सनातन पे तो हुआ ही हुआ है, साथ में देश पे भी हुआ है, हर जगह पे क्षेत्रीय इलाके जो है इन पे भी हुआ है। लोग आप देखिए, चुनाव तो ये लोग जीत के चले जाते हैं, ये लोग तो साथ में बैठ जाएंगे आगे चल के, और ये लोग कांग्रेस वाला बीजेपी में भी चला जाएगा आधी रात को, और बीजेपी वाला कांग्रेस में भी चला जाएगा आने वाले टाइम में। जो गलत लोग हैं अब वो अपने बचाव में कि यहाँ अभी इसकी सरकार बना रही है, वो लोग अपना लाभ उठा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो लोग, युवा जो बैठा है वो आपस में पूरी तरह से लड़ता हुआ रह जाता है। हम इसको एकजुट करने के लिए सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं अभी, बिल्कुल सबको एकजुट करेंगे हम। वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे पोस्टर मत लगाओ, सब पोस्टर लगा के नेता बनता है, आप कह रहे पोस्टर लगा के नेता नहीं बनता। जी बिल्कुल, पोस्टर का मैंने ये कहा है कि भाई पोस्टर लगाइए आप, मैंने पोस्टर पे मेरा एतराज नहीं है,
पोस्टर आप लगाइए, लेकिन उन पे मुद्दे लिखिए ना आप। जैसे झुंझुनू जिले में ओवरब्रिज नहीं बन रहा, तो आप पोस्टर बैनर लगाइए कि जो भी नेता है कम से कम देखे कि भी हाँ, मान लो अपनी फोटो और नाम लगाया, लेकिन साइड में ये लिखवाइए ना आप कि हाँ ये ओवरब्रिज कब बनेगा। सवाल पूछिए आप सरकार से। और जो हम बनाए, कैसे पूछेंगे आप? बिल्कुल बीजेपी के कैसे पूछेंगे सवाल? क्यों नहीं पूछ सकते? जो चीज नहीं हो रही तो आप पूछना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। विकास के मुद्दे पे जो आगे आएगा ना, उसी व्यक्ति को आगे रहना आवश्यक है। अब तक हम लोगों ने, हमारे जितने भी जो आज तक रहे नेता, वो जातिगत आधार पे टिकट लेके आते हैं या अपनी चाटुकारिता के आधार पे। बड़े बड़े नेताओं से, अभी आपने कहा सचिन पायलट जी के आदमी होने से मतलब नहीं, जनता के आदमी, जनता ने जिता के भेजा आपको। आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, सचिन पायलट जी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जनता का आदमी है, तभी तो जीत गया। जनता का व्यक्ति समीकरण मैंने बताया ना आपको, जातिगत समीकरण, सिर्फ वो प्योर कांग्रेस माइंडेड के हिसाब से जो जातिगत समीकरण बना हुआ था। आप सोचिए, उस इतना बड़ा जातिगत समीकरण उनके पक्ष में है, जो कांग्रेस माइंडेड ज्यादा लोग रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए वो व्यक्ति 80, 75, 78 हजार वोट, 80,000, जबकि 1.25 लाख वोट तो कम से कम उनके पार्टी का जो उस तरीके का जो है माइंडेड, उस तरीके का होते हुए वो उतना वोट नहीं ले पा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर उनका कोई प्रभाव होता तो क्या होता। ये तो सिर्फ जातिगत समीकरण है, काम के आधार पर सिंगल वोट नहीं मिलता। आप देखिए, छोटे से आम व्यक्ति से लेके कोई भी व्यक्ति आज तक ना गांव में जाते हैं। अब एमपी के चुनाव में वो कहां बाहर निकले, सांसद के चुनाव में वहीं आराम से बैठे बैठे जातिगत समीकरण के हिसाब से जीत गए। और फिर जो है विपक्षियों पे सीधा ये आरोप लग जाता है वो उस जाति के खिलाफ है, ये उस जाति के खिलाफ है। ढंग का नेता जिस दिन आ गया, और मैं आपको कह रहा हूं सही नेता जिस दिन आ गया, लगेगा कि जनता को कि वास्तव में ये फेस है और ये काम ही करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का सामने आते ही, अब तक क्या है, मैदान में अभी युद्ध होते हैं। आपने कहा गढ़ वाली बात, तो सामने जैसे गढ़ है, पहले गढ़ होते थे, वो जीता करते थे, तो सेनाएं जिसमें योग्यता होती थी वो सेना जीत लेती थी उस गढ़ को। लेकिन अभी तक इनके सामने योग्य व्यक्ति नहीं आया, योग्य सेनापति नहीं आया जो उनके गढ़ को जीत सके। और तो फिर आप पे आरोप लगा देगा कि आप महिमा मंडन कर रहे हो, अपने आप को योग्य बता रहे हो। जी, हम महिमा मंडन नहीं कर रहे, हमारे तो यूथ है, हमारे जो लोग हैं जिनके लिए हमने काम किया है, सभी जनता के लिए और समरसता की भावना के साथ, ना कि जातिवाद के साथ। आप देखिए, उसके साथ कभी नहीं रहे, जातिवाद फैलाने वाले लोगों के साथ नहीं रहे, समरसता के साथ हम लोग रहे। इस वजह से हमारा जो है, सभी लोग हमें चाहते भी हैं, युवा भी चाहते हैं। हमने कभी नहीं सोची, युवा कह रहे हैं कि आप जैसे युवा को जो है यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हम महिमा मंडन नहीं कर रहे, जो युवा है वो साथ है, वो अपने आप जो भी मंडन करेगा, महिमा मंडन करेगा, आरोप लगाएगा, हमें वो सब कुछ कबूल है उनसे। तो ये थे हमारे साथ भरत बेनीवाल। दरअसल झुंझुनू जो उपचुनाव है, वहां पर जो सीट है, वहां से तैयारी कर रहे हैं, लगातार युवाओं के बीच एक्टिव हैं। और पिछले 5 साल में जब विपक्ष में थे, लगातार कांग्रेस सरकार के दौरान युवाओं की आवाज़ उठाई, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई। ये भी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की तरह सड़क पे लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, और कह रहे हैं, दावा और वादा कर रहे हैं कि आगे भी लड़ते रहेंगे। आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा। आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। मैं जितेश जेठमलानी, नमस्कार।